हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग इलास्टिसिटी टॉपिक की जो सीरीज चल रही थी वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिस पर 2 वीडियो बन चुके हैं। आज हम लोग इलास्टिसिटी पर बेस्ड तीसरा वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये भी आशा करता हूँ कि आपने मेरे इलास्टिसिटी पर बेस्ड पहले 2 वीडियो भी देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लें। स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता के लिए हुक का नियम। हुक ने क्या बोला? इट्स हुक्स लॉ, इट्स एप्लीकेबल अंडर स्मॉल डिफॉर्मेशन, या अपन ये भी बोल सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। ये जब कम विरूपण होता है या प्रत्यास्थता सीमा के अंदर लागू होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या होता है इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे वायर है, इसको मैंने खींचा, खींचने से इसकी लेंथ बढ़ी, मैंने एक्सटर्नल फोर्स या डीफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल को हटाया, ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाए। तो जब तक कोई मटेरियल एक्सटर्नल फोर्स हटाने से अपनी नेचुरल कंडीशन में आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब बहुत कम डिफॉर्मेशन हुआ तब के लिए। क्या बोला हुक्स ने? स्ट्रेस जो प्रतिबल होती है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। आप ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगी, ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाने से स्ट्रेन भी ज्यादा डेवलप होगी, और उसको कवर करने के लिए स्ट्रेस भी ज्यादा डेवलप होगी। ऐसा होगा अंडर स्मॉल डिफॉर्मेशन। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, E इनटू स्ट्रेन। तो यहां से E आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस E को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। E को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। E को बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता मापांक, राइट? अब स्टूडेंट्स, जो ये E आया वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसकी जो SI यूनिट बनेगी, स्ट्रेस की हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन हो गया यूनिट लेस, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की। SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की हम लोग लिख रहे हैं, वो आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसका दूसरा नाम है बेटा पास्कल। पास्कल, राइट? ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो E है, E डिपेंड्स ऑन
ई किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर। स्टूडेंट्स, जैसे स्टील एल्यूमिनियम के कंपेयर में ज्यादा इलास्टिक होता है, तो स्टील के लिए ई की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ताप पे। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगी। इंप्योरिटी पे तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पे, ताप पे और अशुद्धि पे, राइट? अब ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से? Y E इक्वल्स टू Y, यंग मॉड्यूलस, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। इसको K से भी लिखते हैं और इसको B से भी लिखते हैं, दोनों ही एक ही बात है। और इसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, हिंदी में बोलते हैं बल्क मापांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और तीसरे टाइप का कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है जिसका नाम है नीटा। नीटा को बोलते हैं दृढ़ता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। 3 टाइप के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। तो पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे यंग्स मॉड्यूलस के बारे में। तो फर्स्ट टाइप का जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है उसका नाम है यंग्स मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको Y से लिखते हैं। जिसको बोलते हैं यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। स्टूडेंट्स, इसको याद रखना भी बहुत सिंपल है। आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, स्ट्रेस 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। और सेकंड वीडियो में आपने देखी होगी स्ट्रेन 3 टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। जब स्ट्रेस 3 टाइप की, स्ट्रेन 3 टाइप की, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप की। फर्स्ट स्ट्रेस, फर्स्ट स्ट्रेन, उसका जो रेशियो आएगा वो होगा यंग्स मॉड्यूलस। तो हमने फर्स्ट जो स्ट्रेस पढ़ी थी वो पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस and longitudinal strain within elastic limit, within elastic limit, the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain within elastic limit is known as यंग्स मॉड्यूलस। हिंदी में बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात जो होता है उसको बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस
and longitudinal strain. राइट, ये होता है यंग्स मॉडुलस। और ये भी ध्यान रखें, इट्स ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड, ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड। लिक्विड और गैस के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू 0 होती है, और ऐसा यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। राइट, जो जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उसके लिए यंग मॉड्यूलस ज्यादा होगी, क्योंकि आप देखिए एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट जिसमें स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगी, स्ट्रेन कम होगी, तो यंग मॉड्यूलस उतना ही ज्यादा आएगा। और जो आइडियल सॉलिड रिजिड बॉडी होती है उसमें तो स्ट्रेन 0 होती है, तो उसके लिए यंग मॉड्यूलस इनफाइनाइट होता है। यह भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, आइडियल सॉलिड रिजिड बॉडी उसके लिए यंग मॉड्यूलस इनफाइनाइट होता है। राइट, अब कभी कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है, जैसे कोई सिचुएशन दे दी आपको कि एक वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे एक वायर है, ये वायर है, राइट, जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का A है। अब आपने इसके नीचे मास हैंग किया, हम वायर का मास अभी कुछ भी नहीं मान रहे, इसका मास कुछ भी नहीं मान रहे, इसके नीचे अपन ने मास हैंग किया एक, तो इसकी लेंथ बढ़ गई, जो नेचुरल लेंथ थी उससे कितनी बढ़ गई, सपोज डेल्टा L बढ़ गई। तो आपको इस पे क्या क्वेश्चन दे सकते हैं, और आपको इसका यंग मॉड्यूलस भी पता है, Y पता है, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस यहां पे फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होती है डेल्टा L बाई L सिंस, तो यहां पे फोर्स का काम यहां कौन कर रहा है, वेट mg। कीप इन माइंड यहां मैं स्ट्रिंग या वायर का कोई भी मास नहीं ले रहा हूं, मास जो मैंने हैंग किया उसका मास ले रहा हूं मैं। हम यहां पे वायर और स्ट्रिंग का मास 0 मान रहे हैं। मान लो इसका एरिया A है, अब वो A की जगह कभी पाई आर स्क्वायर भी दे सकता है, आपको रेडियस दे दी तो पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा L अपॉन L। अब इस पर बेस सिंपल क्वेश्चन नीट में आते हैं कि आपको इन सब में से कुछ पैरामीटर्स दे दिए और एक अननोन पूछ लिया, जैसे y पूछ लिया तो m दे दिया, वायर की रेडियस दे दी, इलोंगेशन कितना हुआ वायर के अंदर मास लटकाने से, कितना विस्तार हुआ, और इनिशियल लेंथ दे दी, आप अननोन निकाल सकते हो। राइट, अब यंग मॉड्यूलस पे थ्योरी हमने डिस्कस कर ली, 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यंग मॉड्यूलस पे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है, इलोंगेशन इन वायर और स्ट्रिंग ड्यू टू ऑन वेट। हमको निकालना है डेल्टा L, हिंदी में क्या बोलेंगे, रस्सी या तार के स्वयं के भार के कारण
उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि। खुद के, हमने बाहर से अब कुछ भी वेट नहीं लटका है, खुद के भार की वजह से। और ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, तार या रस्सी के खुद के भार के कारण उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि कितनी होगी, ये हमको निकालना है। तो स्टूडेंट सुने, ये एक वायर है, राइट, जिसका लेंथ L है, डेंसिटी ये जिस मटेरियल की बनी हुई है रो है, इसका यंग मॉड्यूलस Y है। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि इसका जो खुद का वेट जो होगा वो एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां पे लग रहा है mg। जैसे इसकी टोटल लेंथ L है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी L/2 पे, यहां से भी L/2, यहां से भी L/2। इसकी वजह से जो खुद के भार की वजह से जो इसकी लेंथ बढ़ेगी, ये इसकी लेंथ बढ़ गई। कितनी लेंथ बढ़ी? डेल्टा L। और यही हमको निकालनी है। जनरली हम लोग खुद का वेट, खुद का मास इग्नोर करते हैं, पर कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ ले खुद के वेट की वजह से उसकी लेंथ कितनी बढ़ी, राइट? क्लियर? इसीलिए तो ऐसा बोलते हैं कि जब हम हैंग करते हैं, लटकते हैं, तो हमारी हाइट बढ़ जाती है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पे काम करती है। एक लॉजिक है ना कि भाई लटकने से हाइट बढ़ जाती है, वो लॉजिक यही है। अब देखो, यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो खुद का वेट ही है, तो mg डिवाइड बाई एरिया। और खुद के वेट की वजह से लेंथ बढ़ी कितनी? डेल्टा L। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात है कि अब जो इनिशियल लेंथ है वो पूरी L नहीं लेंगे, वो लेंगे L/2, क्योंकि mg लग रहा है L/2 पे। जहां पे फोर्स लगता है उतनी लेंथ लेते हैं, तो यहां पे आएगा L/2। स्टूडेंट्स से यही गलती होती है, यहां L ले लेते हैं स्टूडेंट्स, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कहां पर है? L/2 पे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो y इक्वल्स टू mg, ओके, डिवाइड बाई एरिया डिवाइड बाई डेल्टा L, राइट? ये L चला जाएगा ऊपर, राइट? और ये 2 रह जाएगा यहां पे इंटू 2। अब स्टूडेंट्स आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया इसका वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी रो, इंटू जी इंटू L डिवाइड बाई A डेल्टा L इंटू 2। A से A कैंसिल, तो यहां से डेल्टा L कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए कितना आ जाएगा, डेल्टा L आ जाएगा आपका रो L² G अपॉन 2y। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को ऑलवेज आप माइंड में रखें। कई जगह पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें वायर की या रस्सी की डेंसिटी दी हुई है, उसकी ओरिजिनल लेंथ दी हुई है, यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको खुद के भार की वजह से कितना इलोंगेशन होगा वो आ जाएगा। रो L² G अपॉन 2y। ये था यंग मॉड्यूलस पर बेस्ड नोट नंबर 1।
आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नोट नंबर 2 क्या है। नोट नंबर 2, थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेस को एस से लिखते हैं और ये थर्मल है तो इसको मैंने लिख दिया एस टी। स्टूडेंट्स थर्मल स्ट्रेस ऐसे तो थर्मल फिजिक्स का टॉपिक है और थर्मल फिजिक्स में भी हम लोग थर्मल एक्सपांशन पढ़ते हैं, उष्मीय प्रसार पढ़ते हैं। थर्मल स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं उष्मीय प्रतिबल। क्या होता है कि जैसे मान लो ये वायर है, अभी इसका जो भी टेम्परेचर है, अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसकी लेंथ बढ़ने लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी के वायर, जो हमारी स्ट्रीट में इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, समर में है वो वायर, तो टेम्परेचर बढ़ने से इसकी लेंथ बढ़ने लगेगी और इसकी खुद की प्रॉपर्टी की वजह से ये लेंथ बढ़ने का अपोज करेगी। जो मैंने आपको पढ़ाया था टेंसाइल स्ट्रेस, राइट। और यही वायर है, इसका मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये अपनी लेंथ जो कम हो रही है उसका अपोज करेगा, तो उसके लिए इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी। तो स्टूडेंट्स समझते हैं कि थर्मल स्ट्रेस क्या होती है। क्या होती है थर्मल स्ट्रेस? सच टाइप ऑफ स्ट्रेस which opposes change in length due to temperature, right? ऐसी स्ट्रेस जो वायर की लेंथ में चेंज हुआ ताप के कारण उसको चेंज होने का विरोध करे, ऐसा प्रतिबल जो तार की लंबाई में ताप के कारण जो परिवर्तन हुआ उसका विरोध करे। कि ताप बढ़ाया, वायर की लेंथ बढ़ रही है, थर्मल स्ट्रेस कह रही है नहीं बढ़ने दूंगी। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो ध्यान से समझें क्या सिचुएशन है। मान लो ये वायर है, रस्सी है, ठीक है। अभी इसका इनिशियल टेम्परेचर है θ1 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब आपने इसका टेम्परेचर कर दिया चेंज करके θ2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो टेम्परेचर में चेंज होने से क्या होगा? देखो दो सिचुएशन बनेगी। यदि फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है इनिशियल टेम्परेचर से तो उस केस में क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी। तभी तो जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर है दो पोल के बीच में गर्मियों में नीचे लटक जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ जाती है। इसलिए अब उस लेंथ बढ़ने का अपोज करने के लिए इसके अंदर टेंसाइल थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, तनन उष्मीय प्रतिबल उत्पन्न होगा जो लेंथ बढ़ रही है उसका अपोज करेगा। और मान लो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम है, सर्दियों का टाइम है, विंटर सीजन है, तो टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये तार खींचेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के वायर जो होते हैं वो उनके बीच की जो एक्चुअल लेंथ है उसे थोड़ा लूज ही रखते हैं, तो लेंथ घटेगी।
उस घटने का अपोज करने के लिए कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको 3 टाइप के सवाल पूछते हैं। पहला पूछते हैं थर्मल स्ट्रेन कितनी होगी, टेम्परेचर बढ़ने से जो लेंथ में चेंज आया तो थर्मल स्ट्रेन कितनी होगी, उसमें विकृति कितनी होगी। दूसरा आपको पूछते हैं थर्मल स्ट्रेस कितनी होगी, और तीसरा इस लेंथ चेंज का अपोज करने के लिए जो फोर्स डेवलप हुआ है, इंटरनल फोर्स, वो कितना है। तो आपको 3 चीजें पूछते हैं, अपन 1 बाई 1 करके तीनों चीजें डिस्कस करते हैं और वही एग्जाम के क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको पूछते हैं थर्मल स्ट्रेन, उसमें विकृति कितनी होगी। राइट? तो आप लोगों को आइडिया होगा कि टेम्परेचर में चेंज करने से जो लेंथ होती है L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये हम लोग पढ़ते हैं थर्मल एक्सपांशन के अंदर। थर्मल फिजिक्स का एक पार्ट है, एक टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन, उसमें प्रसार वहां आता है। L1 इनिशियल लेंथ टेम्परेचर राइज करने से पहले, L2 फाइनल लेंथ। तो यहां से इसको मैं इसके नीचे लेके आ जाता हूं, तो L2 अपॉन L1, तो यह आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहां जो ये अल्फा है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। हिंदी में कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। तो इसको -1 कर दो, इधर लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1, और ये बच गया अल्फा डेल्टा थीटा। L2 माइनस L1 चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये आ गई अल्फा डेल्टा थीटा, और इसी को बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखने की है कि यदि θ2 बड़ा है, फाइनल टेम्परेचर बड़ा है इनिशियल से, तो ये पॉजिटिव में आएगा। ये पॉजिटिव में आएगा तो थर्मल स्ट्रेन भी किस में आएगी, पॉजिटिव में। इस केस में थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, और बाद वाला टेम्परेचर कम है तो थर्मल स्ट्रेन आपकी आएगी नेगेटिव में। तो स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूं कि थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर राइज किया है या डिक्रीज किया है। तो ये था नोट नंबर 2 पे ए पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से थर्मल स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी। बी पॉइंट, बी पॉइंट है थर्मल स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं यंग मॉड्यूलस होता है थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन, उसमें प्रतिबल बटा उसमें विकृति। थर्मल स्ट्रेस मुझे निकालनी है और थर्मल स्ट्रेन अभी हमने निकाली अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से थर्मल स्ट्रेस जो आएगी वो आएगी y अल्फा डेल्टा थीटा। और तीसरा पॉइंट, डेवलप फोर्स फोर्स कितना डेवलप होगा इस लेंथ में चेंज का अपोज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि थर्मल स्ट्रेस होती है
फोर्स अपॉन एरिया। ये मैंने थर्मल स्ट्रेस की जगह रखा फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आ गया वाई अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहां से आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स आ जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग मॉड्यूलस, इसकी थ्योरी पढ़ी है। तो आइए स्टूडेंट्स, हमने जो यंग मॉड्यूलस पे जो थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। टेंशन इन वायर T1 है। जब मैंने वायर में टेंशन डेवलप किया वेट लटका के T1, तो उसकी टोटल लेंथ है L1। अब मैंने वायर में टेंशन डेवलप किया T2, तो उसकी टोटल लेंथ है L2। तो आपको बताना है कि उसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं यंग मॉड्यूलस होता है फोर्स अपॉन एरिया और डिवाइड बाय डेल्टा L अपॉन इनिशियल लेंथ। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो F आएगा यहां से सॉल्व करके वाई ए एल इंटू डेल्टा एल। वाई ए एल इसको तुम एक कांस्टेंट भी मान सकते हो, तो F आ जाएगा, जैसे अपन स्प्रिंग फोर्स पढ़ते ना वैसा ही वायर के अंदर फोर्स डेवलप हो रहा है। तो यहां से वाई ए एल अपन कांस्टेंट मान ले K, और इलोंगेशन तो अपने लिख दिया डेल्टा एल, तो K इंटू डेल्टा एल। आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, आप चाहो तो F इक्वल्स टू जैसे स्प्रिंग फोर्स में पढ़ते हैं KX, वैसे भी याद रख सकते हो। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखो, मैं वायर में टेंशन चेंज करूंगा तो वाई ए एल ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज होगा तो ये होगा। वायर की जो आपने एक बार लेंथ ले ली, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया और जिस मटेरियल का लिया वो तो फिक्स हो गया। तो यहां से F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी T1 K और डेल्टा एल कितना हो जाएगा, फाइनल लेंथ कितनी है L1 और इनिशियल लेंथ हमने मान ली L। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार फोर्स कितना है T2 K, फाइनल लेंथ L2, इनिशियल लेंथ L। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1/2 2/1 कुछ भी कर लो, तो हमने कर दिया 1/2, तो यह आ जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू L1 माइनस L अपॉन L2 माइनस L। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा T1 L2 माइनस T1 L इक्वल्स टू T2 L1 माइनस T2 L। और इसको तुम सॉल्व करोगे तो L क्या आ जाएगा, आपको जो लेंथ निकालनी है L क्या आ जाएगा, देखो आपको L निकालना है तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा T1 L2 माइनस T2 L1 डिवाइड बाई, इसको तुम इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा T1 L प्लस का, तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2। इसको उधर लेके जाओगे तो उसमें से L कॉमन ले लेना, तो ये बच जाएगा T1 माइनस T2। ये आपका आ गया आंसर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम में आ सकता है। अब मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक होमवर्क दिया है, ऐसा ही एक क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया है, आप लोग इसको ट्राई करें। टेंशन इन वायर 4 न्यूटन, टोटल लेंथ A, टेंशन इन वायर 5 न्यूटन, तो उसकी टोटल लेंथ B। अब मैंने नया फोर्स लगा दिया 9 न्यूटन, ना तो 4 न्यूटन लगाया ना 5 न्यूटन, 9 न्यूटन, तो बताना आपको टोटल लेंथ कितनी होगी। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आया, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये
आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सीखते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक स्टील का वायर है, एक एल्यूमिनियम का वायर है। इसका यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का भी दिया हुआ है। दोनों वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको गिवन है और यहां पर एक लाइट रॉड लगा दी। दोनों वायर्स को के एंड्स पे क्या कनेक्ट कर दी, लाइट रॉड, जिसकी लेंथ दे रखी है 1.05 मीटर। अब पूछा क्या है कि और उस रॉड से एक वेट लटका दिया। इस वेट की वजह से दोनों के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो सेम डेवलप हो रही है। लिखा हुआ है इफ सेम स्ट्रेस डेवलप इन ए बोथ वायर्स, दोनों के अंदर समान प्रतिबल उत्पन्न होता है और ये जो लाइट रॉड है ये हॉरिजॉन्टली रहती है, बेंड नहीं होती, ऐसे ही रहती है, हॉरिजॉन्टली रहती है। तो आपको बताना है कि ये कितनी डिस्टेंस पर मैं वेट को हैंग करूं, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से समझें। पहली सिचुएशन आपको क्या दी है, सेम स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो वेट की वजह से इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ सपोज T1 और इसमें जो टेंशन डेवलप हुआ T2। वायर और रस्सी में टेंशन डेवलप होता है। अब स्ट्रेस दोनों में सेम है तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया A1, फोर्स अपॉन एरिया। अब T1 T2 तो नहीं दिया आपको, कोई बात नहीं। तो T1 एरिया कितना दिया है 1 mm, T2 एरिया कितना दिया है 2 mm 2। तो सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा T2 इक्वल्स टू 2T1, इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हमको x फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये रॉड हॉरिजॉन्टल रह रही है, इसका मतलब रॉड रोटेट नहीं हो रही है, ना ये ऐसे हो रही है ना ही ऐसे हो रही है। इसका मतलब इस रॉड के ऊपर जो नेट टॉर्क है वो 0 है। अब मैं नेट टॉर्क इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी कर सकता हूं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, पर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वेट मुझे गिवन नहीं है। तो इसका टॉर्क ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा जब मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क 0 करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारी सिचुएशन क्या बनी, ये अपनी रॉड, इधर टेंशन है T1, इधर टेंशन है T2, यहां पे आपने वेट हैंग कर रखा है, ये x है तो ये हो जाएगा 1.05 माइनस x, क्योंकि टोटल 1.05 दे रखा है। तो मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में नेट टॉर्क 0 कर रहा हूं जहां से आपने वेट को हैंग कर रखा है। तो देखिए आपको टॉर्क पता होगा, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वेट जो है इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रही है, तो वेट की वजह से टॉर्क हो जाएगा 0, राइट। अब इसकी वजह से टॉर्क, तो आप देखिए ये ऐसे पड़ा, ये रॉड का ये पार्ट ऐसे पड़ा है, उसको T1 ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो फोर्स लग रहा है ऊपर, तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। तो माइनस का T1 इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये T2 जो है रॉड के इतने पार्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो प्लस T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.05 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। 3 फोर्स है, T1, वेट और T2, तीनों का टॉर्क लिख दिया 1 2 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह आएगा T1 x, और इसको उधर जाके सॉल्व करते हैं तो T2 इंटू 1.05 माइनस एक्स, और हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी T2 इक्वल्स टू 2T1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1,
तो ये आ जाएगा T1x, T2 की जगह 2T1 1.05 माइनस x, T1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 2.1 और ये आ जाएगा 2x। इसको इधर लेके आ जाओ तो 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 2.1, तो x आ जाएगा 0.7 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। स्टूडेंट्स एक बार जल्दी जल्दी फटाफट देखें। पहले बोला सेम स्ट्रेस, स्ट्रेस सेम किया तो मुझे रिलेशन ये मिला। फिर दूसरी बार T2 और T1 दोनों अननोन थे तो मैंने इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क 0 कर दिया। टॉर्क 0 किया तो सॉल्व किया तो मेरे x की वैल्यू आ गई 0.7। स्टूडेंट्स फिर मैं आपको यहां पे होमवर्क दूंगा। सेम क्वेश्चन, पहले दोनों वायर में स्ट्रेस सेम थी तो x की वैल्यू आई अपनी सॉल्व करके 0.7। अब स्टूडेंट्स यदि दोनों वायर में स्ट्रेन सेम है तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इलास्टिसिटी को एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वायर है जो सेम लेंथ के हैं और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक स्टील का एक ब्रास का है, और ये भी बोला है कि स्टील का जो यंग मॉड्यूलस है वो ब्रास से डबल है। तो पूछा है फाइंड आउट रेशियो ऑफ वेट सस्पेंडेड विद देम टू हैव सेम इलोंगेशन। पूछा है कि तो दोनों तार पर कितना भार लटकाएं कि दोनों में समान विस्तार हो, डेल्टा एल सेम हो। तो स्टूडेंट्स देखिए यंग मॉड्यूलस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहां से आपको निकालना है फोर्स कितना आएगा, तो वाई ए एल और डेल्टा एल, जो भी अपने थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था। अब स्टूडेंट देखिए सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सब कुछ सेम, राइट। और क्या पूछा है हमको, एफ पूछा है, डेल्टा एल भी क्या है सेम, ये देखो सब कुछ सेम, ए सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ और सेम इलोंगेशन, ये सब सेम है, दोनों वायर के लिए सेम है। तो यहां से एफ प्रोपोर्शनल टू आ गया वाई। एफ मतलब यहां वेट का काम कर रहा है, तो जो वेट आएगा W1 अपॉन W2 स्टील और ब्रास के लिए वो आएगा वाई स्टील अपॉन यंग मॉड्यूलस फॉर ब्रास। स्टील के लिए कितना दिया है, 2 टाइम्स ऑफ द ब्रास। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/1, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। दो वायर है ए और बी, दोनों सेम मटेरियल के हैं, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, देन विच वायर इज लॉन्गर देन अदर। दो तार हैं, समान पदार्थ के बने हुए हैं, समान अनुप्रस्थ काट है, तो बताना है आपको कि दोनों में से कौन सा तार लंबा है, ए लंबा है या बी लंबा है, ग्राफ से पहचानो। तो नीट एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, अच्छे से ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं आजकल आपके एग्जाम में। सुनिएगा, फोर्स और इलोंगेशन में ग्राफ दे रखा। फोर्स मतलब जो मैं वायर के नीचे जो वेट लटका रहा हूं, वेट बोलो, लोड बोलो, एक्सटर्नल फोर्स बोलो, सब एक ही बात है। कभी एग्जामिनर लोड लिखता है, कभी वेट लिखता है, कभी फोर्स लिखता है। तो सीखे स्टूडेंट्स कैसे पता लगाएंगे। तो पहले हम
F और उसमें रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं, अभी आया था रिलेशन F इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, ये रिलेशन अभी आया था। आप इसको ऐसे याद रखो F इक्वल्स टू के एक्स की तरह, जैसे अपन SHM में स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं ना, वैसे ही याद रखो इसको। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये। तो आपने फोर्स को लिया है y एक्सिस पे, तो ये हो गया y। डेल्टा एल को लिया x एक्सिस पे, तो ये हो गया आपका स्लोप y इक्वल्स टू mx। तो स्टूडेंट्स, आपका जो कर्व का जो स्लोप आया, जो ढाल आया, जिसको हम m से लिखते हैं, वो आया आपका y a अपॉन l, और स्लोप को हम बोलते हैं tan थीटा। अब ध्यान से देखो, सेम मटेरियल y सेम क्रॉस सेक्शन एरिया a सेम, इसका मतलब l जो आया वो tan थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। इसका मतलब हमको बताना है कौन सा लॉन्गर है, तो लॉन्गर वो होगा जिसका tan थीटा कम होगा, और tan थीटा जिसका कम होगा उसका थीटा भी क्या होगा, कम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका थीटा कम है a का, और इसका थीटा ज्यादा है, तो जिसका थीटा कम उसका tan थीटा कम, और tan थीटा कम उसकी लेंथ ज्यादा, इसका मतलब वो लॉन्गर है, ज्यादा लंबा है। तो आंसर बताइए आप खुद, क्या चला गया, आंसर हो गया वायर A। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए हमेशा नए नए क्वेश्चन सर्च करके लेके आता हूं, ताकि आपको एग्जाम के लिए नई नई वैरायटी के सवाल मिले, आप इनको एंजॉय करें और सीखें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप का कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका नाम है बल्क मॉड्यूलस। जिसको कई लोग K से लिखते हैं, कई लोग B से लिखते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। या इसको बल्क मापांक भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे सेकंड टाइप की जो स्ट्रेस थी उसका नाम था वॉल्यूम स्ट्रेस, और सेकंड टाइप की जो स्ट्रेन थी उसका नाम था वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बल्क मॉड्यूलस जो K होता है वो होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस मैंने आपको बताया था चेंज इन प्रेशर के इक्वल होता है, और वॉल्यूम स्ट्रेन होती है चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल, और आगे हमेशा ऑलवेज माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है। इसका मतलब जब प्रेशर में चेंज प्लस में होगा तो वॉल्यूम में चेंज माइनस में होगा, इसलिए ऑलवेज हमेशा माइनस आएगा इसके आगे। ये होती है वॉल्यूम स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट बात ये कि इट्स डिफाइंड फॉर ऑल स्टेट ऑफ मैटर। जैसे यंग मॉड्यूलस जो था वो सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइन था, पर बल्क मॉड्यूलस सॉलिड के लिए भी होता है, लिक्विड के लिए भी होता है, गैस के लिए भी होता है। स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड। अब जब मैंने बोला ये ऑल स्टेट ऑफ मैटर होता है, मतलब सॉलिड के लिए भी होता है, लिक्विड के लिए भी होता है, तो गैस के लिए भी होता है। तो इस पर बेस्ड हम लोग दो नोट डिस्कस कर रहे हैं। नोट नंबर 1,
नोट नंबर 1, कंप्रेसिबिलिटी जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको सी से लिखते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको संपीड्यता। The reciprocal of bulk modulus is known as compressibility। बल्क मापांक का जो व्युत्क्रम होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। C इक्वल्स टू 1/K। K मीन्स बल्क मॉड्यूलस। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बल्क मॉड्यूलस नहीं देता है, कंप्रेसिबिलिटी दे देता है, तो हम इस फॉर्मूले से बल्क मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। और इस कंप्रेसिबिलिटी की जो SI यूनिट आएगी वो आएगी पास्कल इनवर्स, क्योंकि इसकी होती है पास्कल, तो ये हो जाएगी पास्कल इनवर्स। ये था मेरा नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है मेरा, वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस फॉर आइडियल गैस in different thermodynamical process। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है इलास्टिसिटी का पॉइंट। आदर्श गैस के लिए विभिन्न उष्मागतिकी प्रक्रमों में K का मान क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस का मान क्या होगा। जैसे मैं फर्स्ट A ले रहा हूं, आइसोबैरिक प्रोसेस, जैसे मैं आइडियल गैस को आइसोबैरिक प्रोसेस में रखा हुआ है, मतलब समान दाब पे उसको गर्म कर रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं समदाबी प्रक्रम। तो आपको पूछा है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी जब गैस को अपन आइसोबैरिक समदाबी प्रक्रम में गर्म कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, आपको पता होगा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने, आइसोबैरिक मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, 0। स्टूडेंट्स, यू नो दैट बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला ये होता है -ΔP अपॉन ΔV अपॉन V। ΔP 0, देयरफॉर बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए होती है 0। ऑलवेज कीप इन माइंड। सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। जब एक गैस को समतापी प्रक्रम में गर्म कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं, तो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको आइसोथर्मल की थर्मोडायनेमिक्स में एक बात पढ़ी होगी, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके लिए स्लोप होता है ΔP अपॉन ΔV, वो होता है -P/V। ये थर्मोडायनेमिक्स की बात है, आप लोग थर्मल फिजिक्स पढ़ चुके हो, तो वो होता है -P/V। या आप ध्यान भी रखो, एग्जाम में पूछते हैं कि आइसोथर्मल में पीवी कर्व का स्लोप क्या होता है, तो -P/V। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, K होता है -ΔP अपॉन ΔV अपॉन V। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूं तो ये ऐसा बन जाएगा ΔP अपॉन ΔV
और ये आ गया V और ये माइनस। मैंने इसी को रीअरेंज किया तो ये बन गया और ये आ गया P के इक्वल। और इसको तो पहले मैंने देखा है, ये रहा, तो ये आ जाएगा K फॉर आइसोथर्मल, वो आ जाएगा P के बराबर। तो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू यदि आइडियल गैस को आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह गर्म करें तो हमको मिलेगी गैस के प्रेशर के इक्वल, P के इक्वल। एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए यदि मैं आइडियल गैस को एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह गर्म करूं तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व जो आएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, वो आएगा माइनस गामा P बाई V। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप आता है, हम जो पीवी कर्व बनाते हैं उसका स्लोप आता है माइनस गामा P बाई V। गामा को बोलते हैं एडियाबैटिक रेशियो, रुद्धोष्म निष्पत्ति। कभी जरूरत पड़ जाए तो गामा होता है CP बाई CV या 1+2/F। ये सब थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले हैं। तो इसको तुम रीअरेंज करो बच्चों, तो यह आएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, राइट, माइनस, तो यह आ जाएगा गामा P के बराबर। और ये बन गया बल्क मॉड्यूलस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, वो आ जाएगा आपका गामा P के बराबर। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एंड ये था आइसोथर्मल के लिए P और उसके लिए था गामा P। नेक्स्ट है लास्ट D, आइसोमेट्रिक के लिए आता है आइसोमेट्रिक, जिसको सम आयतनी प्रक्रम कहते हैं, सम आयतनी प्रक्रम। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा सम आयतनी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V वो आ जाएगा 0, कांस्टेंट में चेंज 0 होगा। वी नो दैट बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V और आगे माइनस। अब डेल्टा V की वैल्यू 0 डालो इसमें, तो किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे तो K फॉर आइसोमेट्रिक जो मिलेगा इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स आइडियल गैस के ये चारों प्रोसेस के लिए आप K की वैल्यू ऑलवेज कीप इन माइंड। ये था दूसरे टाइप का कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और तीसरे टाइप का जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। ये तीसरे टाइप का कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको नीटा से लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। स्टूडेंट्स ये होता है तीसरे टाइप की स्ट्रेस जो हमने पढ़ी थी, शियर स्ट्रेस, और तीसरे टाइप की स्ट्रेन शियर स्ट्रेन, उसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी उसका फॉर्मूला हो जाएगा शियर स्ट्रेस अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति, शियर स्ट्रेन, जिसको शियर एंगल भी बोला था हमने। और ये आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और शियर स्ट्रेन को हमने लिखा था थीटा, और थीटा को हमने लिखा था F अपॉन एरिया, थीटा को लिखा था X अपॉन L। स्टूडेंट्स
सेकेंड वीडियो में हमने सीखा था शियर स्ट्रेन क्या होती है। मैंने बताया था अपर फेस कितनी आगे शिफ्ट हो गई, वो होता है x, और अपर फेस और लोअर फेस के बीच में जो सेपरेशन था वो था l। तो ये हो गई आपकी शियर स्ट्रेन। और इस तरीके से हमने पढ़ा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरे टाइप का कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और ये भी स्टूडेंट्स डिफाइन ओनली फॉर सॉलिड। ध्यान रखें, यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड के लिए होता है, और बल्क मॉड्यूलस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए होता है। राइट स्टूडेंट्स? तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अ स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम बाय 0.01% व्हेन टेकन टू द बॉटम ऑफ द सी 1 किलोमीटर डीप। मतलब एक गोले को जब समुद्र के अंदर 1 किलोमीटर गहराई पर लेके जाते हैं। अब आपको पता है गहराई पे लेके जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, इसीलिए स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसका वॉल्यूम इतना कम हो गया। फाइंड आउट बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर। तो ये गोला जिस पदार्थ का बना है उसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, और बताना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन में आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1 ग्राम पर सीसी, जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक चीज स्टूडेंट देखो, आपको सीजीएस में निकालना है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप डेंसिटी, जी किसी को भी चेंज मत करना, आप भी वैल्यू सीजीएस में ही पुट करो। तो आपको दिया हुआ है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100, वो आपको दिया हुआ है 0.01, कितना परसेंट दिया हुआ है। तो यहां से डेल्टा V अपॉन V वो आ जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -4। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, आपको पता है बल्क मॉड्यूलस क्या होता है कि वॉल्यूम स्ट्रेस डेल्टा P अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V अपॉन V, और डेल्टा P मैंने आपको बताया था वो होता है H रो G डिवाइड बाई डेल्टा V अपॉन V। वैल्यू पुट करते हैं, H कितना है 1 किलोमीटर डीप, 1 किलोमीटर है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ये आ गया मीटर, मीटर को बदला सेंटीमीटर में इंटू 100, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन किस में कर रहे हैं, सीजीएस में। रो पानी की डेंसिटी कितनी दी है 1, इंटू जी कितना है 980, और डेल्टा V बाई V आप पहले से ही निकाल चुके हो, ये देखो डेल्टा V बाई V 10 टू द पावर -4। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, ये कितना आ रहा है, ये हो गया 980 इंटू 3 और 2 5 और 4 9, आंसर आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ऑप्शन चेक किया तो 9.8 की टर्म्स में है, तो ये बन जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर 11, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई ब्लॉक है जो नीचे से फिक्स कर रखा है, आपने नीचे वाली सरफेस को फिक्स कर रखा है, ऊपर से फोर्स लगा रहे हो। आपको पता है ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, शियर स्ट्रेन डेवलप होती है। नीचे से तो आपने क्लेम कर रखा है, फिक्स कर रखा है, ऊपर आपने फोर्स लगाया 8 किलो न्यूटन।
और आपको साइड्स गिवन है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 mm। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आपको गिवन है, तो पूछा है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस विथ रेस्पेक्ट टू लोअर फेस, मतलब ऊपर वाला फलक नीचे वाले फलक के रेस्पेक्ट में कितना विस्थापित हो गया, शिफ्ट कितना हो गया। तो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, नीटा होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय x अपॉन l। नीटा क्वेश्चन में गिवन है 6 × 10⁹। फोर्स 8 किलो न्यूटन, 8 × 10⁻³ किलो है इसलिए 3। एरिया, अब जिस फेस पे लग रहा है उसका एरिया कितना होगा, तो ध्यान से देखिए ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, और अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय x थी हमारी शिफ्टिंग जो हमको निकालनी है। l अपर फेस और लोअर फेस के बीच में गैप कितना है 5 mm, तो 5 × 10⁻⁻³ देयरफॉर। और स्टूडेंट्स इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे वो आएगी 0.26 mm। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, 3 टाइप के कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को बहुत अच्छे से सीख लिया। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो किसी को इलास्टिसिटी के चैप्टर में नीड हो तो आप जरूर शेयर करें और उनकी हेल्प करें। स्टूडेंट्स आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल के नाम से। उस पर मैं वर्कशीट इलास्टिसिटी पर बेस्ड भेजूंगा। थैंक यू।